नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और खबर दोपहर की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हुई सामने आ रही है। नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार और इस विस्तार में संभावित नाम कौन कौन से हो सकते हैं, लेकिन उन नामों से पहले 23 और मंत्री बनाए जाएंगे। और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, जिसमें 23 मंत्रियों में 12 बीजेपी से और 11 जेडीयू से मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो बिल्कुल 23 मंत्रियों में से 12 बीजेपी और 11 जेडीयू से मंत्री बनाए जा सकते हैं। अभी सीएम नीतीश समेत कैबिनेट में 13 मंत्री हैं। आपको बता दें कि नीतीश की कैबिनेट में 13 मंत्री हैं, 23 मंत्रियों के पद खाली हैं, यानी कि 23 मंत्री अभी बनाए जाने हैं। जब नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा तब 23 मंत्री बनाए जाएंगे। और खाली सीटों का अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूले के अनुसार बीजेपी के खाते में 12 मंत्री और जेडीयू के खाते में 11 मंत्री, यानी कि 12 मंत्री जेडीयू की तरफ से बनाए जाएंगे, माफ कीजिएगा बीजेपी की तरफ से, और जेडीयू की तरफ से 11 मंत्री बनाए जाएंगे। बिल्कुल, और ये कुल आंकड़ा कितना हो जाता है? तो बीजेपी से 7 मंत्री, जेडीयू से 4 मंत्री, ये जो संख्या है आपके सामने इस वक्त जो मंत्री बने हुए हैं, हम के 1 और वीआईपी के 1 मंत्री। इस वक्त वर्तमान में कैबिनेट की तस्वीर इस तरीके से सामने है, जिनमें बीजेपी से 7 मंत्री बने हुए हैं, जेडीयू से 4, हम से 1 और वीआईपी से 1 मंत्री इस वक्त कैबिनेट में मौजूद हैं। लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार और विस्तार के साथ 23 मंत्री अभी बनाए जाएंगे। और ऐसे में ये 23 मंत्री कितनी की संख्या किस पार्टी की तरफ से होगी, वो हम आप तक पहुंचा रहे जानकारी के तौर पर। बीजेपी से 12 मंत्री बनाए जाएंगे, 11 जेडीयू से। और ऐसे में ये संख्या कहां पहुंच जाती है? तो बीजेपी से 19 हो जाएगी मंत्रियों की संख्या, जेडीयू से 15 मंत्रियों की संख्या हो जाएगी। हम में जैसे पहले से 1 बने हुए 1 ही मंत्री होंगे, वीआईपी से 1 ही मंत्री होंगे, यानी पहले से बने हुए मंत्रियों की संख्या और अब के यानी कि 7 + 12 को अगर जोड़ दिया जाए अलीम, तो ये संख्या 19 की हो जाती है, जो बीजेपी कोटे से होंगे। तो बिल्कुल 19 मंत्री होंगे बीजेपी कोटे से, जबकि 15 मंत्री होंगे जेडीयू कोटे से। तो ये कुल तस्वीर होगी नीतीश कैबिनेट की। एक मंत्री हम और वीआईपी से होंगे जो बनाए जा चुके हैं। अभी फिलहाल जो स्थिति है वो भी हम दिखा रहे हैं, लेकिन जब कैबिनेट का विस्तार होगा उसके बाद बीजेपी के 19, जेडीयू के 15, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 1 और वीआईपी के 1 मंत्री होंगे। तो बिल्कुल अलीम, और इस वक्त एक करके बीजेपी के संभावित वो नाम, वो चेहरे कौन से होंगे? क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि बीजेपी कोटे से 12 मंत्री बनने जा रहे हैं, और ये संभावित नाम कौन से हैं जरा उनको भी देख लीजिए। एमएलसी चुना जाना तय हो चुका है शाहनवाज हुसैन का, जिन्होंने नामांकन भर दिया है बीजेपी कोटे से। इनकी चर्चा है, जो मंत्री संभावित बनने वालों की सूची में सबसे पहले और पहले पायदान पर है। बिल्कुल, तो शाहनवाज हुसैन मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, ये तय है। दूसरा जो नाम है सबसे ज्यादा चर्चा में, वो सम्राट चौधरी का है। फिलहाल वो एमएलसी हैं। आपको बता दें कि कोयरी जाति से आते हैं और नगर विकास मंत्रालय का जिम्मा पहले भी संभाल चुके हैं। इनको इस बार नीतीश कैबिनेट में जगह मिल सकती है। बिल्कुल, वहीं इसके बाद जो नाम आता है वो नाम कौन सा है, वो आपके टीवी स्क्रीन पर है। संजय सरावगी दरभंगा नगर से विधायक हैं बीजेपी कोटे से। इनके नाम की भी चर्चा मंत्री के तौर पर बेहद प्रमुखता से सामने आ रही है। दरभंगा नगर से विधायक है और लगातार 4थी बार जीत हासिल उन्होंने की है, यानी कि अपना दबदबा, अपनी ताकत वो जीत के साथ साबित कर चुके हैं। और इसीलिए बीजेपी की तरफ से संभावित और मजबूत चेहरों में अगर कोई नाम है तो संजय सरावगी का नाम भी है, जो दरभंगा नगर से विधायक हैं। चलिए, तो दीघा से विधायक संजीव चौरसिया का नाम भी इस वक्त आगे चल रहा है। बीजेपी कोटे से इनके नाम की चर्चा है। संजीव चौरसिया बीजेपी के एक मजबूत विधायक माने जाते हैं। इनका नाम भी अब सामने आ रहा है। और आपको बता दें कि नीतीश कैबिनेट में इस बार इनको जगह दी जा सकती है। बिल्कुल, रामनगर सुरक्षित सीट से बात करें तो वहां से विधायक हैं भागीरथी देवी, बीजेपी कोटे से इनके भी नाम की चर्चा है। और भागीरथी देवी के बारे में आपको बताते चले, अनुसूचित जाति से आती हैं, पश्चिम चंपारण की रामनगर सुरक्षित सीट से इन्होंने जीत दर्ज की है। और इसीलिए इस आधार पर इनकी दावेदारी भी मजबूत नजर आती है। और संभावित चेहरों में नीतीश कैबिनेट में रामनगर सुरक्षित सीट से जीत दर्ज कर चुके विधायक का नाम शामिल। चलिए, झंझारपुर से विधायक नीतीश मिश्रा का भी नाम जो है वो आगे है। आपको बता दें कि नीतीश मिश्रा का नाम बीजेपी कोटे से इस वक्त चर्चा में है।
पूर्व में भी ये मंत्री रह चुके हैं, मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर से इनके नाम की चर्चा है। झंझारपुर से ये विधायक बनाए गए हैं, बीजेपी कोटे से इनके नाम की चर्चा है। बिल्कुल, वही मोतिहारी टाउन से विधायक हैं प्रमोद कुमार। देखिए चेहरा भी ध्यान रखिए, और ये बीजेपी कोटे से संभावित मंत्रियों की बनने की सूची में इनका नाम भी शामिल किया गया है। यानी कि जैसे ही नीतीश कैबिनेट का विस्तार और उससे लेकर जब तस्वीर आपके सामने होगी तो इनकी दावेदारी भी प्रमुखता से सामने नजर आएगी। मोतिहारी टाउन से ये विधायक, और यहाँ पर इनके कामों की वजह से, जीत हासिल करने की वजह से ये अपने एक मजबूत दावेदार के तौर पर इस वक्त नीतीश कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। और मधुबन से विधायक राणा रणधीर का नाम भी चर्चा में है। राणा रणधीर युवा विधायक हैं और युवा नेता हैं, बीजेपी कोटे से इनके नाम की भी चर्चा है। और इस बार हम देखें तो नीतीश कैबिनेट में युवा चेहरों को ज्यादा मौका दिया जा रहा है, और उन्हीं चेहरों में से एक राणा रणधीर भी हो सकते हैं। मधुबन से विधायक हैं और बीजेपी कोटे से इनके नाम की चर्चा चल रही है। तो वो तमाम संभावित उम्मीदवार जिनको हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और बनमनखी सुरक्षित सीट से विधायक है कृष्ण कुमार ऋषि, बीजेपी कोटे से इनके नाम की चर्चा है। और क्यों है चर्चा? सीमांचल से आते हैं, पिछली सरकार में भी मंत्री की भूमिका निभा चुके हैं, और मंत्री बनने को लेकर जो तजुर्बा इनके पास है वो तजुर्बा एक बार फिर से बीजेपी के काम आ सकता है। और इसीलिए बनमनखी सुरक्षित सीट से विधायक कृष्ण कुमार ऋषि बीजेपी कोटे से मंत्रियों के बनने की संभावित सूची में शामिल किए गए हैं। तो ये वो नाम, ये वो चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, और अगला नाम जो चर्चा में है वो संजय सिंह का है। वैशाली के लालगंज से संजय सिंह विधायक हैं और ये राजपूत जाति से आते हैं। जातिगत समीकरण को काफी ध्यान में रखा गया है और रखा जा रहा है, और शायद यही वजह है कि इनका नाम भी संभावित मंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर आगे आ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनके काफी करीबी माने जाते हैं, इनका भी नाम सामने आ रहा है। बिल्कुल, और बरौली से विधायक हैं राम प्रवेश राय। देखिए एक एक करके वो नाम हम आपके सामने ला रहे हैं। इन चेहरों पर सबसे ज्यादा पार्टी का भरोसा है, और बीजेपी कोटे से राम प्रवेश राय जो कि सिवान के बरौली से विधायक हैं, पूर्व में भी मंत्री रह चुके हैं, इनके नाम की भी चर्चा, संभावित सूची में इनका नाम भी शामिल, और आने वाले वक्त में नीतीश कैबिनेट का संभावित चेहरा ये भी हो सकते हैं। और इसीलिए ये तमाम नाम आपके सामने। तो बिल्कुल ये तमाम जो बीजेपी कोटे के मंत्री बन सकते हैं, उनके संभावित उम्मीदवारों के हम चेहरे आपको दिखा रहे थे, नाम बता रहे थे, उनके बारे में बता रहे थे। लेकिन अब ये जानना जरूरी है कि जेडीयू कोटे से कौन से मंत्री बनने वाले हैं, क्योंकि कुल जेडीयू के मंत्रियों की संख्या जो नीतीश कैबिनेट में होगी वो 15 होगी। सबसे पहला जो नाम आ रहा है वो चकाई से विधायक सुमित सिंह का नाम सामने आ रहा है। नीतीश कैबिनेट में इनको इस बार जगह मिल सकती है। युवा चेहरा है, जैसा कि हम लगातार दिखा रहे हैं कि इस बार जो कैबिनेट बनाई जा रही है उसमें जातिगत समीकरण और युवाओं को ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो सुमित सिंह का नाम इस वक्त आगे चल रहा है नीतीश कैबिनेट के संभावित चेहरों में। बिल्कुल, और नरेंद्र सिंह के बेटे हैं, कद्दावर नेता है नरेंद्र सिंह, उनके बेटे हैं सुमित सिंह, और इसीलिए चकाई से इनके नाम की चर्चा भी जेडीयू कोटे से बेहद प्रमुखता से ली जा रही है। तो जेडीयू कोटे से संभावित चेहरों और नाम की तस्वीरें आपके सामने। धमदाहा से विधायक है लेसी सिंह, जेडीयू कोटे से इनके नाम की भी चर्चा। और क्यों है चर्चा? क्योंकि पूर्व में मंत्री भी रह चुकी हैं, कद्दावर नेता मानी जाती हैं, इनकी पैठ मजबूत मानी जाती है, और नीतीश कुमार के भी बेहद करीबी मानी जाती हैं। और इसीलिए धमदाहा से विधायक लेसी सिंह का नाम भी चर्चा में शामिल है। तो ये तमाम वो चेहरे, अगला जो चेहरा है वो जयंत राज का है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जेडीयू कोटे से इनके नाम की भी चर्चा है। अमरपुर से ये विधायक है, युवा चेहरा है, और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं लगातार कि नीतीश कुमार ने इस बार अपने मंत्री मंडल में जो लोगों को जगह दी है उनमें युवाओं को खास तरजीह दी जा रही है। साथ ही कोशिश ये भी है कि तमाम जो जातिगत समीकरण है उसको साधा जाए, और हर तरह का जो क्षेत्रीय समीकरण है उसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। यानी कि किसी भी क्षेत्र का कोई एक ऐसा विधायक मंत्री जरूर रहे ताकि उस क्षेत्र का विकास हो सके। बिल्कुल, और सुधांशु शेखर नीतीश कैबिनेट के संभावित चेहरों में जेडीयू कोटे से इनके नाम की भी चर्चा है। हरलाखी से विधायक हैं। देखिए ये वो तमाम चेहरे हैं जिनको अब जगह दी जानी है, और इसके पीछे सामाजिक समीकरण है, जातिगत समीकरण है, क्षेत्रीय समीकरण है, पैठ इनकी है, इनका तजुर्बा और युवा चेहरा। इस वक्त जो भी बीजेपी कोटे की बात कर लीजिए, जेडीयू कोटे की बात कर लीजिए, इस वक्त युवा प्रतिनिधि
प्रतिनिधित्व के साथ साथ तजुर्बा, इन दोनों के सम्मिश्रण के साथ मंत्रियों का चुनाव किया जा रहा है और संभावित चेहरों की सूची नामों के साथ और तस्वीर के साथ आपके टीवी स्क्रीन पर हरलाखी से विधायक हैं सुधांशु शेखर, इनकी नाम की चर्चा। बिल्कुल, और जेडीयू की एमएलसी कुमुद वर्मा का नाम भी नीतीश कैबिनेट के संभावित चेहरों में इस वक्त चर्चा में है और जेडीयू कोटे से इनको मंत्री बनाया जा सकता है। जैसा कि नीतीश कुमार हमेशा से वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और जब भी नीतीश कुमार भाषण देते थे तो ये कहते थे कि महिलाओं को वो अपने मंत्रिमंडल में तरजीह देते हैं और पंचायती राज के चुनाव में जिस तरह से आरक्षण की बात कही थी, उन तमाम चीजों को देखते हुए एक बार फिर नीतीश कैबिनेट में महिलाओं को अच्छी जगह मिल सकती है। बिल्कुल, तो इसके साथ जो नाम अब अगली सूची में वो संजीव सिंह का है, परबत्ता से विधायक हैं, जेडीयू कोटे से इनके नाम की भी चर्चा है और जातिगत समीकरण जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है। हालांकि बार बार ये कहा जाता है कि जातिगत समीकरण से आगे पार्टियां बढ़ गई हैं, लेकिन बिहार की सियासत और ये इसके इर्द गिर्द ही घूमती है और संजीव सिंह परबत्ता से विधायक है और जेडीयू ने इनके नाम को भी शामिल किया है संभावित चेहरे के तौर पर। तो ये वो नाम आपके टीवी स्क्रीन पर सामने जहां पर जेडीयू के संभावित चेहरे। बिल्कुल, और अगला नाम जो नीतीश कैबिनेट के संभावित चेहरों में है वो शालिनी मिश्रा का है। केसरिया से विधायक चुनी गई हैं, जेडीयू कोटे से इनके भी मंत्री बनने की चर्चा जोरों पर है। आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या कुछ तरजीह दी जा रही है। तो आपको बता दें कि शालिनी मिश्रा जिस तरीके से केसरिया से इस बार विधायक चुनकर आई हैं तो उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं नीरज कुमार जेडीयू एमएलसी, और देखिए इनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। पार्टी के बयानों को बेहद प्रमुखता से मीडिया स्क्रीन के सामने रखने में इनकी महारत हासिल है और हर स्टैंड पर बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते रहे। नीतीश कैबिनेट के संभावित चेहरों में जिसमें मंत्री के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं, जेडीयू से नीरज कुमार का चयन भी संभावित सूची में किया गया है। और अगला नाम मदन सहनी का है, जिनके मंत्री बनने की चर्चा जोरों पर है। आपको बता दें नीतीश कुमार ने न सिर्फ युवाओं को तरजीह दी है, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस को, तजुर्बे को बैलेंस करने की कोशिश की है और शायद यही वजह है कि हालांकि इस बार नीतीश कुमार बहादुरपुर से विधायक मदन सहनी को एक बार फिर से मौका दे सकते हैं। वहीं रुपौली से विधायक हैं बीमा भारती, इनका भी संभावित चेहरों में सूची में नाम शामिल है और इनके नाम पर भी बहुत ज्यादा चर्चा इस वक्त। और दामोदर रावत झाझा से विधायक हैं, इनको भी जेडीयू कोटे से मंत्री बनाए जाने की चर्चा है और नीतीश कुमार हर क्षेत्र से एक मंत्री बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, और भोरे सुरक्षित सीट की बात कर ले, वहां से विधायक है सुनील कुमार, जेडीयू कोटे से इनके भी संभावित चेहरों में शामिल होने की बात सामने आती हुई और इसीलिए नीतीश कैबिनेट के संभावित चेहरे के तौर पर भोरे सुरक्षित सीट से। बिल्कुल, अगला नाम महेश्वर हजारी का है, इनके भी तजुर्बे का इस्तेमाल एक बार फिर से नीतीश कुमार करेंगे। कल्याणपुर सुरक्षित सीट से विधायक हैं और मंत्री रह चुके हैं, जेडीयू कोटे से एक बार फिर से इनके मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। और बिल्कुल, और नालंदा से विधायक हैं श्रवण कुमार, पहले भी मंत्री रह चुके हैं, एक बार फिर से इनके तजुर्बे का मंत्रिमंडल में इस्तेमाल किया जाएगा। महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रह सकती है और इसीलिए संभावित चेहरों में इनका भी नाम शामिल। तो बिल्कुल, ये तमाम जो नाम है वो हम आपको लगातार दिखा रहे थे। सीधे लिए चलते हैं पटना, जहां से दिवाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से तमाम संभावित उम्मीदवारों के नामों को तस्वीर के साथ हमने दिखाई, उससे एक बात तो साफ हो गया है कि नीतीश कुमार ने इस बार बहुत सोच समझकर अपने कैबिनेट की तस्वीर सामने रखी है और खासकर युवाओं को हर क्षेत्र का और हर जात पात का ध्यान रखा गया है। जी बिल्कुल अलीम, जिस तरीके से खबरें आ रही है और नीतीश कुमार जिस तरीके से सार्वजनिक मंचों से अपनी बात रखते हैं वो खास तौर पे युवाओं को फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि किस तरीके से युवा भ्रमित हुए हैं। जो बार बार वो कहते हैं कि युवा भ्रमित हुए हैं और राजनीतिक पार्टियां, जो विपक्षी दल हैं, वो उनके खिलाफ जो राजनीतिक मुहिम चला रहे थे उसमें शामिल हुए। तो युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित किया जाए और युवाओं को सामाजिक जो आधार हैं और सामाजिक समीकरण है उसमें, उसके खांचे में फिट बैठाकर और
उनको शामिल करने की कवायद की जा रही है। लगातार बैठकें हो रही है और बीजेपी जेडीयू के नेताओं के बीच बैठक हुई। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल और जो डिप्टी सीएम है तारकिशोर, उन्होंने मुलाकात की नीतीश कुमार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अन्य जेडीयू के नेता थे, उनके बीच मंत्रणा हुई और उसके बाद बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में हैं और उनसे लगातार बातचीत चल रही है। जेडीयू फोकस कर रही है कोर वोटर्स पे। आप जानते हैं कि जेडीयू का कोर वोटर है वो लौह कुश के रूप में उसकी पहचान है, कुर्मी कुशवाहा। इस बार नीतीश कुमार सामाजिक संगठन जो हो, उनके राजनीतिक संगठन हो या सरकार हो, उसमें हिस्सेदारी देना चाहते हैं, प्रॉपर हिस्सेदारी देना चाहते हैं। बीजेपी की खास तौर पे बात की जाए तो बीजेपी ट्रांजिशन से बीजेपी की पॉलिटिक्स चल रही है और बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में अब आ गई है और बीजेपी आने वाले दिनों में अकेले सत्ता की हिस्सेदारी चाहती है। तो बीजेपी अब अपने सामाजिक आधार भी बढ़ा रही है और इसके लिए वो जो परंपरागत वोटर्स हैं और जो परंपरागत 19 और 15 का जो फॉर्मूला हम सामने रख रहे हैं कि ये वो तरीका हो सकता है जिस पर संभावना जाहिर की जा रही है। 19 जो मंत्री होंगे वो बीजेपी से होंगे और 15 मंत्री जो होंगे वो जेडीयू से होंगे। एक हम और वीआईपी के पहले से ही बनाए गए हैं। ऐसे में क्या ये माने कि शहनवाज हुसैन इसी कड़ी का एक हिस्सा है जिसमें बीजेपी उसी सामाजिक समीकरण को, सीमांचल के हिस्से को और खुद शहनवाज हुसैन के कश्मीर में किए गए कार्यों के तजुर्बे के आधार पर इस वक्त रख रही है अपनी रणनीति में? जी बिल्कुल, मैं वही बात बता रहा था कि बीजेपी धीरे धीरे अपने आधार को बढ़ाने की कोशिश कर रही है और सामाजिक तौर पे आप देख सकते हैं कि बीजेपी की क्या सक्रियता है। बीजेपी राजनीति में जो सामाजिक समीकरण है उसको साधने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री ने ठीक नतीजों के बाद कहा था कि जो जीत है एनडीए की उसमें नारी शक्ति और जो साइलेंट वोटर्स हैं, साइलेंट वोटर्स माने जाते हैं कि जो दलित और पिछड़े वर्ग से वोटर्स हैं उन्हें माना जाता है कि वो साइलेंट वोटर्स हैं, तो उनकी हिस्सेदारी रही और बढ़ चढ़कर उन्होंने वोट किया। तो अब उन्हीं वोटर्स को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है, उनको बांध कर रखने की कोशिश की जा रही है क्योंकि एनडीए के सामने आरजेडी भी बड़े कद के रूप में सामने आया है और आरजेडी की जो सीटों की संख्या है, जो सबसे बड़ी विपक्षी दल है आरजेडी, उसकी सीटों की संख्या 75 है। तो हमेशा से एक पॉलिटिकल थ्रेट बना रहेगा, इसीलिए सभी सामाजिक समीकरणों को साधा जा रहा है और जो क्षेत्र है बिहार विभिन्न क्षेत्रों में बटा है तो कोई भी क्षेत्र न छूट जाए, हर क्षेत्र की हिस्सेदारी हो, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। एक सवाल ये कि इस बार क्या ये माना जाए कि नीतीश कैबिनेट में जेडीयू कोटे से कोई अल्पसंख्यक मंत्री नहीं होगा और इस बार अल्पसंख्यक मंत्री के तौर पर बीजेपी दांव आजमाएगी? देखिए, ये कहना मुश्किल है। बीजेपी पहली बार शाहनवाज हुसैन जो अल्पसंख्यक नेता माने जाते हैं लेकिन उनकी पहचान राष्ट्रीय पहचान है, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में युवा चेहरे थे। और अगर शाहनवाज की बात करें तो संयोग से वो सीमांचल और कोशी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसीलिए उनको उनकी हिस्सेदारी हो रही है। शाहनवाज हुसैन लंबे समय से किसी सदन के सदस्य नहीं रहे हैं, अब उनकी वापसी हो रही है किसी सदन में, बिहार विधान परिषद में उनकी वापसी हो रही है और उनको मंत्री बनाने की काफी चर्चा है। तो एक तरीके से एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की। बिल्कुल, एक तीर से कई निशाने साधे जा रहे हैं। क्या इसी निशाने के तौर पर सुमित सिंह के नाम को भी देखा जाए? निर्दलीय हैं वो, लेकिन जब नाम मंत्रियों की संभावित सूची में देखा जाता है तो जेडीयू से उनकी दावेदारी नजर आती है, संभावित सूची में वो शामिल है। देखिए, सुमित सिंह हैं वो अंग क्षेत्र से आते हैं और जमुई का जो इलाका है वो नीतीश कुमार के जो धूर विरोधी हैं चिराग पासवान, उनका संसदीय क्षेत्र है। चिराग पासवान, ये जग जाहिर है कि चिराग पासवान ने किस तरीके से मुश्किलें पैदा की जेडीयू के लिए। तो अब जेडीयू भी जो राजनीतिक रंजिश है उसको आगे बढ़ाने की कवायद कर रही है और सुमित सिंह जो धूर प्रतिद्वंदी हो सकते हैं उनके कंधों पर सियासत होगी। और सुमित सिंह जो पूर्व मंत्री रहे हैं, नरेंद्र सिंह उनके बेटे हैं, उनका मजबूत सामाजिक राजनीतिक आधार है जिसका इस्तेमाल जेडीयू करना चाहती है। और सुमित सिंह निर्दलीय जीत कर आए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और उसके बाद उन्होंने जेडीयू का समर्थन किया और वो किस तरीके से जेडीयू से बाहर गए ये बात भी जग जाहिर है। किस तरीके से जब जेडीयू और एलजेपी के संबंध अच्छे थे तो सुमित सिंह और नरेंद्र सिंह को जेडीयू का साथ छोड़ना पड़ा। तो अब फिर से उनकी वापसी हो रही है और उसका इस्तेमाल जेडीयू बखूबी कर रही है। जी दिवाकर, एक सवाल ये भी है कि अगर हम बात करें
गोपालगंज की, तो राम प्रवेश राय बीजेपी कोटे से मंत्री बनने के नाम की चर्चा चल रही है। सुनील कुमार जो पूर्व में होमगार्ड के डीजी रह चुके हैं, उनके नाम की भी चर्चा चल रही है। तो क्या यह माना जाए कि गोपालगंज को इस बार दो मंत्री मिल सकते हैं? देखिए, जो सारण का हिस्सा है उसमें गोपालगंज, सिवान और छपरा की बात की जाती है। तीनों जिले उसमें शामिल हैं। और जब हम क्षेत्रीय बात करते हैं कि क्षेत्रीय आधार पर प्रतिनिधित्व मिलेगा, हिस्सेदारी मिलेगी, तो गोपालगंज की चर्चा होती है। और गोपालगंज राजनीतिक तौर पे काफ़ी सुर्खियों में रहा है और बीजेपी भी चाहती है कि उन हिस्सों में उसकी भी मजबूत पकड़ हो जहां जेडीयू की पकड़ है। पहले ये नहीं हुआ करता था, लेकिन इस बार जो है राजनीतिक कश्मकश दोनों दलों के बीच में है और दोनों दल चाहते हैं कि हर क्षेत्र में उनका प्रतिनिधित्व हो। खासतौर पे अगर बात करें सुनील कुमार की, जो भोरे से जीत कर आए हैं, सुनील कुमार पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं और दलित वर्ग से आते हैं। जब सामाजिक आधारों की बात होती है, सामाजिक समीकरणों की बात होती है, तो सुनील कुमार जो काफ़ी प्रोग्रेसिव माने जाते हैं और उनको शामिल करने की बात की जा रही है कि एक सकारात्मक संदेश दिया जाए। दलित को प्रतिनिधित्व दिया गया तो दलित में किस तरीके के चेहरे को शामिल किया गया, तो एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, उसको भी आगे रखने की कोशिश की जा रही है। और राम प्रवेश राय की बात की जाए तो जिस तरीके से समीकरण है, बीजेपी कोशिश कर रही है कि जो यादव वर्ग है या कुर्मी वर्ग है या कुशवाहा वर्ग है, पिछड़ा, अति पिछड़ा या दलित हो, उसकी नुमाइंदगी ज़्यादा से ज़्यादा हो। कृष्ण कुमार ऋषि की अगर चर्चा करें, सीमांचल से आते हैं, पिछली सरकार में भी उनकी भूमिका रही थी। इस बार भी क्या ये माना जाए कि चाहे वो बीजेपी हो या फिर जेडीयू हो, सीमांचल वो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसे कोई भी पार्टी हल्के में नहीं लेना चाहती है, कोई गुंजाइश विपक्ष के लिए नहीं छोड़ना चाहती है। और एक बड़ा मैसेज भी ये सीट से प्रतिनिधित्व देकर, यहां से रिप्रेजेंटेशन देकर ये साबित करने की भी कोशिश है कि देखिए हम सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। जी बिल्कुल, दो तीन बातों को ध्यान में रखना होगा। सीमांचल का जो हिस्सा है वो पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं और सामाजिक समीकरणों का जो हिसाब किताब है, पश्चिम बंगाल में भी राजनीतिक दलों को रूबरू होना होगा उससे। तो अब बीजेपी फोकस कर रही है कि सीमांचल हिस्सों से भी हिस्सेदारी हो। और यही वजह है कि जो हाशिए पर पड़ा हुआ वर्ग है, जो राजनीति में काफ़ी चर्चा होती है, दलित समुदाय की, बीजेपी चाहती है कि दलित समुदाय के वोटर्स उनसे जुड़े। आने वाले दिनों में जब चुनाव में बीजेपी उतरे तो उसके वो जिस वर्ग के सामने जा रही है तो उसके पास ठोस आधार हो उनके वोट को लुभाने का। और दूसरी बात है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं तो सीमांचल का जो हिस्सा है, बिहार का, वो पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है। अपडेशन के साथ जुड़े रहेंगे और अपने दर्शकों तक हम तमाम अपडेशन पहुंचाएंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अलीम, इस जब तमाम संभावित चेहरों की बात कर ली जाए, चाहे वो बीजेपी से हो या फिर जेडीयू से हो, हर पार्टी ने ये कोशिश की है कि सारे समीकरण को साधा जा सके। बिल्कुल, चाहे वो जातीय समीकरण हो, चाहे वो क्षेत्रीय समीकरण हो। और अगर बात करें महिलाओं को, तो महिलाओं को दोनों ही पार्टियों ने तरजीह दिया है, युवाओं को भी दोनों पार्टियों ने तरजीह दिया है। चूंकि पिछले मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार के कई मंत्री इस बार चुनाव जीत नहीं पाए हैं, लेकिन जो हैं उनको भी तरजीह दी जा रही है। तो कुल मिलाकर एक बेहतर विकल्प तलाशने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।